नमस्कार दोस्तों, मैं पवन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी ऊर्जा में। हमारे साथ ऊर्जावान रही है भरपूर ऊर्जा के साथ। चलिए, लास्ट टॉपिक में हमने क्या आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा कि आवर्त सारणी होती क्या है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, वर्गों की विशेषताएं क्या है, आवर्त की विशेषता क्या है। इस टाइप से आवर्त सारणी को हमने डिफ्रेंशिएट करा। चलिए, आज कुछ एक छोटे से टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारे टॉपिक देखें, आयनन विभव कि आयनन विभव होता क्या है। किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का निकलना, और जब भी किसी परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऊर्जा देनी पड़ती है। मतलब किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को ही आप क्या कहते हैं, आयनन विभव। फिर से समझिएगा, करना कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है किसी भी परमाणु से, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है तो ऊर्जा देनी पड़ती है। मतलब परिभाषा क्या बनाएंगे आप, किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए परमाणु को दी गई आवश्यक ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन को दी गई आवश्यक ऊर्जा, दी गई आवश्यक ऊर्जा को क्या बोलते हैं आप, आयनन विभव। और याद रखिए, जब भी किसी परमाणु को ऊर्जा दी या इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी, अगर अपन ने एक चीज पढ़ी थी, दो प्रकार की अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। करना कुछ नहीं है, आपने नाम का ध्यान रखेंगे कि नाम जैसा नाम वही उसकी पहचान। एक तो हुई ऊष्मा शोषी, वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण होती है, अवशोषित होती है, और एक होती है ऊष्मा क्षेपी। क्षेपी का मतलब क्षेपण, मतलब ऊष्मा बाहर निकल रही है। यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, ऊष्मा या एनर्जी ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, मतलब अब्जॉर्ब हो रही है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है आयनन विभव, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी। अगर कभी पूछ ले कि आयनन विभव है क्या, तो एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। चलिए, इसके बाद अगर बात करें नंबर 2, इलेक्ट्रॉन बंधुता। बंधु का मतलब भाईचारा, बंधु मतलब अब की बार क्या करना है, पहले निकल रहे थे हम इलेक्ट्रॉन को बाहर, अब क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे या जोड़ेंगे। यानी कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो परिभाषा क्या बनाएंगे, और आपने पता है, पहले भी पढ़ा है हमने, कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो ऊष्मा रिलीज होती है, उत्सर्जित होती है। तो उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे आप, इलेक्ट्रॉन बंधुता। मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर उत्सर्जित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर उत्सर्जित ऊर्जा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। जब इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो ऊष्मा उत्सर्जित हुई। तो पहले भी मैंने बोला था, जब किसी अभिक्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, निकलती है, बाहर निकलती है, तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गई आपके। चलिए, नेक्स्ट नंबर 3, विद्युत ऋणात्मकता। और अगर विद्युत ऋणात्मकता की बात की जाए तो क्या होगी इसकी परिभाषा, किसी भी बंधित इलेक्ट्रॉन को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। किसी बंधित इलेक्ट्रॉन को, किसी बंधित इलेक्ट्रॉन को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता।
क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता। अब ध्यान रखेंगे कि आयनन विभव की अगर बात की जाए तो सभी परमाणुओं में टोटल कितने तत्व हैं हमारी आवर्त सारणी में या वर्तमान में? 118 तत्व। सभी तत्वों में सबसे ज्यादा जो आयनन विभव है वो किस तत्व का होता है? हीलियम का। सभी तत्वों में सबसे कम आयनन विभव किसका होता है? सीजियम का। सभी तत्वों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की, Cl। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी? क्लोरीन की। सभी तत्वों में सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होगी? सीजियम की। सभी तत्वों में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की। सभी तत्वों में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी? फ्लोरीन की। सभी तत्वों में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की, और सभी तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता तो वो भी किसकी होती है? सीजियम की। तो यहाँ पर एक पैटर्न नोट कीजिए, चाहे आयनन विभव पूछे, इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछे या विद्युत ऋणात्मकता पूछे, तीनों में ही सबसे कम किसके लिए? सीजियम के लिए। तो आपने याद किसको रखना है? सिर्फ और सिर्फ सर्वाधिक आयनन विभव हीलियम का, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की। बात समझ में आ गई? चलिए आगे ये और पॉइंट ध्यान रखेंगे फ्लोरीन से रिलेटेड कि फ्लोरीन को कुछ नामों की संज्ञा भी दी गई है। फ्लोरीन को काला भेड़िया, फ्लोरीन को काला भेड़िया या इसे कपटी तत्व भी कहा जाता है। फ्लोरीन को काला भेड़िया या कपटी तत्व भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए कुछ एक नोट और लिखेंगे आप। अगर कभी पूछ लिया जाए कि सभी तत्वों में सबसे बड़े आकार वाला परमाणु या सबसे छोटे आकार वाला परमाणु वो किसका है, जब आप क्या आंसर बताएंगे? तो ध्यान रखेंगे आप, सभी तत्वों में सबसे बड़े पहले सबसे छोटा ले लेते हैं, चलो सबसे छोटे आकार या सबसे छोटी त्रिज्या। जाहिर सी बात है अगर रेडियस किसी की भी कम है तो आकार भी कम ही होगा। तो सबसे छोटा आकार और त्रिज्या किसकी होती है? हाइड्रोजन की। सभी तत्वों में सबसे बड़ा आकार और त्रिज्या किसकी होगी? सीजियम की। बात समझ में आ गई? नोट कर लिया? चलिए अब अगर बात की जाए तो आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग हमारे तत्वों को या जितने भी एलिमेंट है टोटल 118 तत्व, उनको किस तरह से वैज्ञानिकों ने डिफरेंशिएट करा, हम फ्लो डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। मतलब देखेंगे और बात को समझेंगे। आवर्त सारणी, और आवर्त सारणी में बात की जाए तो कुल टोटल कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। इन 118 तत्वों की अगर हम बात करें तो 118 तत्वों को कितने पार्ट में डिवाइड करा हमने? 3 पार्ट में। पहला धातु, दूसरा अधातु, और एक लिया आपने क्या? उपधातु।
धातु की बात की जाए तो धातुएं टोटल कितनी है वर्तमान में? 88 धातुएं हैं। ठीक है, इसको यहाँ की जगह यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा नीचे। धातुओं की बात करें तो वर्तमान में टोटल कितनी धातुएं हैं? 88। अगर अधातु की बात की जाए तो अधातुएं कितनी हैं? 23। और उपधातु की बात करें तो उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, अगला इन्होंने अधातु को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अधातु को भी क्या करा? 3 भागों में डिवाइड कर दिया या तोड़ दिया। किस किस में? ठोस, द्रव और गैस। ठोस की बात करें तो ठोसों की संख्या कितनी है अधातुओं में? 10। ठोस 10। एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन। और गैस की बात करें तो गैसीय अवस्था में पाई जाने वाली अधातुएं कितनी है? टोटल 12। अब चाहे तो इसको आप काउंट भी कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार। धातु 88, उपधातु 7 और अधातुएं 23। धातु और उपधातु को मिलाकर 23 और 7 30। 30 और 88 118। मतलब हमारा क्लियर है फंडा। टोटल कितने तत्व हैं? 118। अब उपधातु को भी ले लें आप। ठोस, द्रव, गैस में डिवाइड करा। 12 और 10 22 और एक द्रव अवस्था में पाई गई ब्रोमीन। तो कितने हो गए टोटल? 23। तो बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए इसके बाद अगले नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। चलिए दोस्तों एक बार फिर देख लेते हैं हम कि टोटल कितने थे हमारे? 118 तत्व। और 118 तत्वों में हमने डिवाइड करा इन्हें धातु, उपधातु और अधातु में, जिनमें से 88 धातु, 7 उपधातु, 23 अधातु। फिर अधातु को भी डिफ्रेंशिएट किया ठोस, द्रव और गैस में, जिसमें से 10 ठोस। एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। और गैसीय अवस्था में कितने पाए जाते हैं एलिमेंट अधातुओं में? 12। तो टोटल कैलकुलेट करेंगे आप तो 23 7 30 30 और 88 118 तत्व। यानी कि हमारा जो फ्लो डायग्राम है बिल्कुल क्लियर है। इससे आपको इजी वे में आराम से याद रहेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं कई बार कि वर्तमान में कितनी धातु हैं, कितनी उपधातु हैं, कितनी अधातु हैं, या अधातु की बात करें कितने ठोस में, द्रव में और गैस में। ठीक है, तो ये हमारा आगे कंप्लीट हुआ। चलिए अब यहीं से हम टॉपिक वाइज पढ़ते हुए आएंगे। धातु, अधातु, ठोस, द्रव, गैस, इस टाइप से चलेगा हमारा। चलिए बात करते हैं पहले धातु की। धातुएं या मेटल्स। अगर कभी पूछ ले आपसे कि धातु होती क्या है, क्या जवाब देंगे आप? सिंपल सा हमारी अपनी लोकल लैंग्वेज में अगर पूछे कि हमें किताब की लैंग्वेज से मतलब नहीं है, सीधा सा मतलब वो ठोस पदार्थ जिनमें करंट बहता है। यानी कि सभी धातुएं क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है। मतलब सभी पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, धातु अगर अम्ल से क्रिया करेगी, पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर किसी भी धातु की अम्ल से क्रिया कराई जाए तो क्या बनेगा? सॉल्ट, यानी कि लवण बनाती है। धातु की अम्ल से क्रिया कराने पर क्या बनता है? सॉल्ट, यानी कि लवण बनता है। और लवण के साथ साथ क्या बनता है? जल जरूर बनता है। याद आ गया? और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है आपका? न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो मेटल्स की हम बात करते हैं आज। कुल कितनी हैं? 88 मेटल्स हैं, लेकिन हमें पूरी 88 नहीं पढ़नी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे अपन, और जो इम्पोर्टेंट हैं मेटल्स सिर्फ उन्हीं पे जाएंगे। चलिए, इनमें फर्स्ट आ जाती है आपके सोडियम धातु। सब जानते हैं इनके बारे में। Na से रिप्रेजेंट किया जाता है सोडियम। सोडियम की अगर बात की जाए तो आपसे पूछेगा सोडियम का एस कौन सा है।
सोडियम का अयस्क है NaNO3, जिसको आप रासायनिक नाम क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। और इसका एक और नाम है जो बोलते हैं आप चिली सॉल्ट पीटर। ठीक है, ये तो इनके अयस्क के, लेकिन कई बार थोड़ा सा एग्जाम को घुमाने के लिए वो क्या दे देता है, कंपाउंड के नाम दे देता है और पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी धातु का है। तो ध्यान रखें, सोडियम जिस भी कंपाउंड में मिलेगी तो वो भी अपने आप में इनके अयस्क कहलाएंगे। अब कुछ एक और ख़ास बात है इनमें स्पेशल केस की, ये सोडियम धातु है, एक तो ये मुलायम अवस्था में पाई जाती है, दूसरा एकमात्र ऐसी धातु जो क्या करती है, पानी पर तैरती है। तो जल में तैरने वाली धातु, जल में तैरने वाली धातु वो कौन सी है आपकी, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, सोडियम। अब अगर बात की जाए तो सोडियम का कुछ कंपाउंड देखेंगे हम जो इम्पोर्टेंट है, यौगिक, जिसमें एक आ जाता है आपके NaNO3 डॉट एक सेकेंड Na2CO3 डॉट 10H2O। रासायनिक नाम क्या होगा इसका, Na मतलब सोडियम, CO3 कहा जाता है कार्बोनेट को, मतलब सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हुआ। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एक होता है सोडियम कार्बोनेट, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर बाई लगेगी तो खाना बनेगा और बाई को हटा दोगे तो कपड़े धुलेंगे, मतलब सोडियम कार्बोनेट, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, इसे कहा जाता है धावन सोडा या साधारण सर्फ। अगर ये डॉट 10H2 हटा दिया जाए यानी कि Na2CO3, केवल इतना सा अगर फॉर्मूला बन जाता है तो इसे कहा जाता है सोडा एस, इसे क्या बोलेंगे, सोडा एस। एक यूनिवर्सल उदाहरण NaCl, पहले भी पढ़ा था हमने, साधारण नमक बोलते हैं आप। ठीक है, कहाँ पर, खाने के काम में आएगा, अचार के परिरक्षण में भी काम में किया जाता है। इसके अलावा समुद्री जल से या खारे जल से, समुद्री जल से आसवन विधि द्वारा, समुद्री जल से आसवन विधि द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है, समुद्री जल से आसवन विधि द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है। और कहाँ पे यूज़ करते हैं नमक का, निश्चेतक से चेतना अवस्था में लाने के लिए, मतलब आयोडीन में क्या, नमक में क्या होता है आपके, आयोडीन। ठीक है, चलिए और कंपाउंड देखते हैं इसके। Na2B4O7 डॉट 10H2O, मतलब इसे बोरेक्स, सुहागा या फिर इसे टिंकल भी कहा जाता है। इसे क्या क्या नाम दिए गए हैं, संज्ञा क्या दी गई है, बोरेक्स बोल दीजिए, सुहागा बोल दीजिए या टिंकल बोल दीजिए। कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है मोमबत्ती, चमड़ा रंगाई, कांच, सीमेंट आदि उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, बोरेक्स या टिंकल या फिर सुहागा। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट है सोडियम परऑक्साइड Na2O, इंपॉर्टेंट है सोडियम परऑक्साइड।
रंग की बात की जाए तो इसका रंग रहता है हल्का पीला रंग का एक चूर्ण है। और कहाँ पे काम में आता है ये? रूम फ्रेशनर यानी कि एयरविक, या यूं कहें कि जहाज़ों पनडुब्बियों की प्राणवायु शुद्ध करने में ओडोनिल वॉशरूम वगैरह में लगे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके? सोडियम परऑक्साइड। और अगर आपने देखा हो तो उसकी टिकिया भी कुछ हल्के पीले रंग के चूर्ण की तरह होती है। तो बात समझ गए आप, सोडियम परऑक्साइड, बोरेक्स, ठीक है। तो ये हमारी सोडियम धातु कंप्लीट हुई। नेक्स्ट अगली धातु देखेंगे हम Al, सब जानते हैं कौन सी है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम के अयस्क क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, या इसे फेल्सपार भी कहा जाता है, बॉक्साइट या फिर फेल्सपार। फॉर्मूला क्या है इसका? Al2O3.2H2O, ठीक है। अगर बॉक्साइट की बात की जाए तो बॉक्साइट का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसके यूज़ भी ध्यान रखें। बॉक्साइट का यूज़ किया जाता है एक तो कृत्रिम रत्न बनाने में, इसके अलावा जो हमारी भट्टियों के अस्तर भी इसी के ही लगे होते हैं, भट्टियों के अस्तर बनाने में भी बॉक्साइट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक और अयस्क है इसका कोरंडम, ठीक है। कंपाउंड की बात की जाए, अच्छा यूज़ और कहाँ किया जाता है एल्यूमिनियम धातु के? अपने घरेलू बर्तन बहुत से होते हैं वो भी एल्यूमिनियम धातु के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जहाज़ों वायुयान के पुर्जे वगैरह भी बनाने में भी किसका यूज़ किया जाता है? एल्यूमिनियम धातु का, क्योंकि ये थोड़ी हल्की धातु है। कंपाउंड की बात करें तो इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, वो कौन सा है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH होल थ्राइस। रासायनिक नाम क्या है इसका? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कहाँ पर आता है ये? इसका उपयोग किया जाता है वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में, इसका उपयोग किया जाता है वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में। इसके अलावा फिटकरी, उसमें भी एल्यूमिनियम आता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो इस टाइप से ये सारे के सारे उदाहरण हैं इसके। चलिए एल्यूमिनियम की बात करें, अयस्क क्या है? बॉक्साइट, फेल्सपार, Al2O3.2H2O, कोरंडम एक और अयस्क है। बॉक्साइट का पूछ सकता है आपसे, एक तो कहाँ का आ रहा है? कृत्रिम रत्न बनाने में, दूसरा भट्टियों के अस्तर लगाने में। और ये ध्यान रखेंगे, कंपाउंड इंपॉर्टेंट है इसका, कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, या फॉर्मूला पूछ लें, LOH का होल थ्राइस वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।